Hello everybody. Today we will do 8th class chapter Role of Constitution. Basically this lesson is about Constitution. And Constitution होता क्या है? देखिए कोई भी एक अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन कैसे होंगे, वो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्या रूल वो बना सकती है, क्या रूल वो नहीं बना सकती, ये सब एक बुक में लिखा जाता है और उसी बुक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन रूल्स एंड लॉज. फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है वो फैमिली है. इट कंप्राइजेज ऑफ मैनी वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स. अब सोसाइटी में जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. The smooth functioning of all such units depend upon certain rules and laws which are organized by a country or a community to regulate the action of its member. कहते हैं जब हम उन सोसाइटी में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस, इनके सबके अपने रूल होते हैं जो उनके द्वारा बनाए जाते हैं. या जब हम पूरी कंट्री में रहते हैं तो कंट्री के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि मेंबर्स अच्छे से रह सके और वो रूल्स मेंबर्स को मानने पड़ते हैं. अब जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आप पंक्चुअल होइए, आप टाइम पे आइए, ये आपके पीरियड हैं, उसी पीरियड के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, ये सब ठीक है. अब कहते हैं कि अपने रियल लाइफ से लो ट्रैफिक रूल्स. अगर कोई ट्रैफिक रूल रोड पे चलते हुए नहीं मानेगा तो क्या होगा, ये तो वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड. ठीक है, एवरी इंडिविजुअल वुड फील अनसेफ. हर एक को अनसेफ लगेगा. इसीलिए डे टू डे लाइफ को अगर स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, हमें अगर सेफ फील करना है, हमें कंफर्टेबल फील करना है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज अवर रूल ऑफ लॉ. अब ये है क्या? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ मतलब जो भी हम कानून बनाते हैं, कानून उसकी नज़र में जो भी सिटीज़न है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजियस का है, कुछ भी है, उससे कोई भेदभाव नहीं होगा, वो इक्वल है. जैसे देखो अभी कोई भी अगर आप कोर्ट केस चलता है, कोर्ट में जाते हैं तो जज जो एविडेंस होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना फैसला सुनाते हैं. ठीक है, जज उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला सुनाते हैं. वो ये नहीं देखते कि जब उनका फैसला होता है कि वो किसके हक में जा रहा है, गरीब के हक में जा रहा है, अमीर के हक में जा रहा है, ठीक है ना, या मेल है या फीमेल है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता. एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ लॉज. हर एक को ये सेट ऑफ लॉज मानने पड़ते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, पीपल हो, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, चाहे वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए या एमपीज हम चुनते हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं. ये रूल सबके लिए इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैफिक के सिग्नल को कोई भी ब्रेक करता है, अब वो जो भी हो, उसको उसका पेनल्टी ठीक है देना ही पड़ेगा, उसको उसका चालान देना ही पड़ेगा. In fact, rule of law is the basic foundation of a democratic system and the basis of all types of equality. कहते हैं ये रूल ऑफ लॉ या जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाता है, उसकी फाउंडेशन है, नींव है, और ये है तो इक्वालिटी है. और अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो इक्वालिटी का भी कोई मतलब नहीं है. Therefore, rule of law demands that those who are occupying positions of power should not be allowed to act in an unlawful manner or arbitrarily. मतलब ये कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी, जैसे हमारे नेता वगैरह हैं, चुने हुए हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकता, कानून के खिलाफ काम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द कॉमन मैन शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय लॉ टू इनेबल हिम एंड हर टू एंजॉय इक्वल राइट्स. और उसके खिलाफ जो कॉमन मैन है उसको ये रूल ऑफ लॉ अधिकार देता है कि वो जो उसको इक्वल राइट्स है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, वो प्रोटेक्ट हो सके. मतलब सब लोग बराबर हैं, ये हो सके. ओके, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इक्वल राइट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स कि अगर हमें राइट्स मिले हुए हैं तो उन राइट्स के अकॉर्डिंग हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. राइट्स मिले हुए हैं तो इसको हम लेसन में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स.
और फिर हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये सब. ओके, नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. A constitution is a body of fundamental rule according to which a government of a country functions. ठीक है, ये फंडामेंटल रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो किसी भी कंट्री की काम करती है. इट कंटेन्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. देखो, हमारे इंडिया में 3 तरह की गवर्नमेंट है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जिसका पीएम हेड होता है. फिर स्टेट्स पे सबकी अपनी गवर्नमेंट है जिसका हेड चीफ मिनिस्टर सीएम होता है. और फिर लोकल गवर्नमेंट्स है जिसे गांवों में हम पंचायत कहते हैं और सिटीज़ में हम म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर्स और उनके फंक्शंस सब कुछ लिखे हुए हैं. इट ऑल्सो डिफाइंस द राइट ऑफ अ सिटीजन एंड द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या अधिकार हैं, एक सिटीजन के क्या क्या राइट्स होते हैं वो भी लिखे हैं, और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी अच्छे से बताया है. Therefore, in our democratic setup, the constitution is a pivot and the primary source of our law. Means कि अगर हमें अपने लॉ जानने हैं, हमारी कंट्री के कौन कौन से कानून हैं, क्या क्या है, तो मेन जो सोर्स है, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है. और किसी भी डेमोक्रेटिक में यही होता है. It gives us detailed description of fundamental principle on which of the law were made and country works. अच्छा, ये लॉ हमें ये भी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये भी बताता है कि जो लॉ लिखे हैं ना, एक्चुअली वो लॉ बने कैसे हैं. पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, और फिर कंट्री कैसे काम करेगी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरियस फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज़. इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है. फिजिकल मतलब हमारे अलग अलग लैंड फॉर्म्स है, कल्चरल अलग अलग कल्चर है, सोशल डाइवर्सिटीज़ मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस, कहता है अलग अलग लोग जो अलग अलग धर्म के हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हैव वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल, और सबका लाइफस्टाइल भी अलग अलग है. देखिए, इंडिया में अलग अलग, अगर हम स्टेट्स लें, सबका खाना पीना भी अलग अलग है और सबके ड्रेस भी अलग अलग है. दो डिफरेंट इन बिलीव्स एंड एक्शंस, जबकि हमारे सोच हमारी, जहाँ हम विश्वास करते हैं और हमारे काम, ये अलग अलग हैं. दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन, लेकिन बहुत सारी हमारी कॉमन चीज़ें भी हैं. गेट दे मे और मे नॉट एग्री ऑन ऑल द इशूज़. जितने भी इशूज़ हैं ज़रूरी नहीं है हम सब पे एग्री हों, हम सब लोग सब पे एग्री हो जाएं. ठीक है. देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड लॉज एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट एज द बेसिस ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. लेकिन जब भी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो इंडिया में जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं वो सबको एक्सेप्टेबल है, वो सब उस चीज़ को मानते हैं. इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट विच केटर टू आवर नीड्स, रिक्वायरमेंट, फ्यूचर एस्पिरेशन एंड आइडियल्स सेट बिफोर अस. तो कहते हैं कि मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी ज़रूरतों का, हमारी फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं और क्या आइडल्स हैं, उन सब को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ठीक है. टू मीट दिस रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पस. और इन सबको पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये काम करता है, और ये काम करता है इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. हाईलाइट्स द कॉमनली एग्रीड अपॉन आइडियल्स विच अ कंट्री शुड अपहोल्ड. कहता है ये कॉमन आइडियल्स, ठीक है, वो बताता है जिसपे कि हमारी कंट्री को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी कंट्री की तरक्की कर सकते हैं. डिफाइन द नेचर्स ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कैसे पॉलिटिकल सिस्टम होगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे है वो सारा. प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. अब डेमोक्रेटिक ये कुछ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करता है जो कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है उसे कैसे डिसीजन लेना है उसमें ये मदद करती है. lays down rules and provides safeguard against misuse of power and abuse of authority which leads to gross injustice by our political leaders. Political leaders मतलब हमारे नेता कुछ भी गलत ना करें, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें. इसीलिए
कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। तो अगर ये रूल्स लिखे हैं तभी कोई नेता गलत काम नहीं कर सकता। गारंटीइंग सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कहता है कुछ बेसिक राइट्स देता है ताकि सोसाइटी में जो है इक्वालिटी बनी रहे हर तरह की। इकोनॉमिक जब भी आती है बात सोशल स्टडीज में तो इसका मतलब कमाई, पैसा, गरीब अमीर। पॉलिटिकल मतलब देखिए अब कुछ है कि अगर आपकी एज सर्टेन लेवल पे है तो कोई भी जाके इलेक्शन लड़ सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि कुछ लोग लड़ सकते हैं इलेक्शन और कुछ लोग नहीं लड़ सकते। ओके, गवर्नमेंट की अगर जॉब्स मिलती हैं तो अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, गवर्नमेंट उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। तो ये कह रहा है कि कुछ राइट्स होते हैं जो इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इंश्योर दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट अवेलेबल टू द मेजोरिटी ग्रुप्स। अब देखो, अब हम जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो जो गवर्नमेंट चाहेंगे हमेशा वही आएगी, माइनॉरिटी की तो कभी आएगी नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं है माइनॉरिटी पीछे छूट जाती है। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या गवर्नमेंट में भी हम कहते हैं ना ये जो है SC ST के लिए ये जॉब रिजर्व्ड है, या ये सीट जहाँ इलेक्शन होगा उस पर कोई लेडी ही जाएगी। तो वो किस लिए है? वो माइनॉरिटी को राइट्स देने के लिए है कि उन इतनी सीट्स पे तो वही लोग आएंगे, कोई और नहीं आ सकता। इंश्योर्स दैट द मेजोरिटी ग्रुप्स डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटी। अब इसमें ये होता है कि कोई भी मेजोरिटी ग्रुप जो है माइनॉरिटीज को अपने अधिकार, मतलब माइनॉरिटीज पे वो अपना अधिकार नहीं जमा सकती। गार्ड अवर नेशनल इंटरेस्ट मतलब कंट्री की रक्षा करना। डज नॉट अलाउ डिक्टोरियल और बायस्ड डिसीजन विच में चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब डिक्टेरियलशिप जो होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती जैसे चाइना में है। तो वो जो डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही बंदा हेड होता है और वो किसी से पूछे बिना कुछ भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल। और एक ये मेन रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ताकि जो एक गोल है वो अचीव, डिजायर्ड गोल जो चाहिए वो अचीव हो सके। ये एज अ कंट्री पे देखा जा रहा है कि ये कंट्री में हमें ऐसे बनाना है, हम अपना रोल सेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर वैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना कि कंट्री वो सब अचीव कर सके। और ये सब बनाते हैं गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं। The procedure to amend laws as laid down in the Constitution are based on the belief that laws are always evolving and subject to change। देखिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, ये बनाया था जब इंडिया आज़ाद होने वाला था और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और BR अम्बेडकर जिसके हेड थे। और ऑलमोस्ट हर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव आप ऐसे समझ लीजिए उस समय ना इलेक्शन हुए थे। तो वो जो इलेक्शन में इलेक्ट हुए थे ना लोग, ब्रिटिशर्स ने कराए थे, तो वो फिर इस असेंबली में लोग गए थे, हर भाषा के हर धर्म के मान लो लोग थे। फिर उन्होंने बैठ के सारा इंडिया का सिनेरियो उस समय का डिस्कस किया और ये सारे रूल बनाए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक चीज रखी, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखे हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। मतलब आप उनमें चेंजेस कर सकते हो, उनमें कुछ ऐड कर सकते हो, उनको कुछ डिलीट कर सकते हो या उनको कुछ चेंज कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो स्टैटिक भी है और वो डायनामिक भी है। स्टैटिक मतलब वो होता है जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अब स्टैटिक कैसे है? हमारा चेंज हो सकता है लेकिन चेंज करना इतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से डिस्कस होगा, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तब जाके ये चेंज होगा। और डायनेमिक मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज तो हो ही सकता है। Since the Constitution keep on evolving according to the changing conditions, circumstances and need of the society and international obligation। अच्छा, तो उस समय जो मेकर्स थे उन्होंने ये ध्यान रखा
कि बाद में आने वाले टाइम में फ्यूचर में कंडीशंस चेंज होती हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, सोसाइटीज चेंज होती हैं, सब चेंज होता है, ठीक है। तो तभी उन्होंने इसमें चेंज करने का स्कोप रखा। इट इज़ नॉट मायरली अ डॉक्यूमेंट, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ ये एक बुक नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, अल्टर्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। Whenever the need was felt, the Indian Constitution was suitably amended according to the relevant demand or to achieve the national goals or to eradicate certain evil practices. कहता जब भी ये डिमांड हुई तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है, और चेंज करने में एसएसटी को क्या कहते हैं, अमेंड करना, कि भाई क्या डिमांड है, हमारे गोल्स क्या क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और कौन सी गलत प्रैक्टिसेस हैं। इरेडिकेट मतलब जिसको हमें ख़त्म करना है। देखो जैसे एग्जाम्पल, एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज ये वही है जो जॉब्स में उनको जो है दे दिया जाता है कि भाई इतनी 30% पे जो लोअर है वही आएंगे। अब देखो प्राइवी पर्स क्या है, किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट हु मर्ज विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वर पेड अ फिक्स्ड अमाउंट एनुअल मनी एज अ स्टाइफंड। स्टाइफंड मतलब होता है कुछ पैसे। तो प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में मर्ज हुई थी इंडिया की आज़ादी के बाद, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट स्टाइफंड के रूप में दिया जाता था। अब उसको खत्म कर देना कि भाई हम तुम्हें क्यों दें, हमने पूरा इंडिया एक स्टेट बना दिया, ये सारा। राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन। एग्जाम्पल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब चेंज किया गया है ये प्रूव करने के लिए कि ये डायनामिक है। इट इज एन एम्पल प्रूफ ऑफ अवर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ट्रूली सेक्युलर सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इनके वर्ड्स के मीनिंग भी आप जानेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को सेक्युलर सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाता है।